नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। साथियों, आज मैं अपने बगीचे में यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत ही खुश मिजाज आज मैं लग रहा हूँ। साथियों, आज मैं आपको अपना बगीचे एक झलक दिखा रहा हूँ। साथियों, ये देखिए मेरा बगीचा बहुत ही हरियाली यहाँ पे है दोस्तों। ये देखिए कई सारे पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो रहेगा मैथ से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मैथ से पूरे 25 सवालों को आपके सामने बनाऊंगा, वो भी जादुई ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, जादुई ट्रिक से मैं आज बनाऊंगा। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी बहुत ही आसानी से सारे सवालों को समझ पाएंगे और बहुत ही कम समय में वो हल कर पाएंगे। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज का जो सवाल है वो आपको जितने भी सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे सवाल की ओर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 500 का रोमन पद्धति क्या होगा? 500 का रोमन पद्धति। साथियों, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको आसान हो जाएगा और आंसर आप तुरंत दे पाइएगा। वो ट्रिक है दोस्तों LCDM। L 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। आप याद रखिएगा LCDM ये रोमन का पद्धति का संख्या है। L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। तो यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों? 500 का रोमन पद्धति क्या होगा? तो 500 का क्या होगा यहाँ पे देख लिए D। तो D कितना नंबर में है? ख नंबर में। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? साथियों, आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ... इस तरह से जो भी संख्या हम लिखते हैं इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा मेरा 1 हो गया। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। इस तरह से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि किसका कौन ऑप्शन वाला सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती कोई नहीं है? साथियों, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अभी हमने क्या लिखा था? 1, 2, 3, 4 ... उसके पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी पूर्ण संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो 0 जो है यही मेरा संख्या होगा। ये 0 जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। 0 के पहले होगा -1, तो जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर क सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? दोस्तों, अभी हमने क्या लिखा था? छोटी संख्या पूर्ण क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ... तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? मेरा 0 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते तो देखते हैं 5वां नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? आइए हम देखते हैं 1 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा। तो प्राकृतिक संख्या हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5 ... तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? प्राकृतिक संख्या 1 है ना? तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 होगा, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होगा कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये होगा घ नंबर। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 0 यदि हम लिखते हैं ये मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है, -1 ऋणात्मक हो जाता है, 2 तो होगा ही नहीं।
इसका घ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 गुने 1768 गुने 50 बराबर, खाली जगह दिया हुआ, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। देखते हैं इसको, बहुत ही आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 और ये 50, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनटू में हम लिख देंगे 1768, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1001768 लिखेंगे, 17680, ये मेरा हो गया। कितना नंबर में है, 1 नंबर में ही आ रहा है नज़र, इसका हो जाएगा छठा का क नंबर। तो साथियों कितना ही मतलब बिल्कुल आसान हो जाता है इस तरह से समझने में, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक। साथियों योज्य तत्समक समझते हैं क्या होता है। योज्य तत्समक मतलब अगर कोई नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, ठीक है, 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि यह 5 ही रहेगा, इसी को योज्य तत्समक कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या में कौन ऐसा संख्या जोड़ने पे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा, तो वो संख्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे 0 को क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। 7 का क इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो जल्द लाइक कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। दोस्तों इस तरह का कई बार बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आपको ये सारे जितने भी सवाल हैं ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और उनका मार्क्स कट जाता है। अगर निगेटिव है तो बहुत ही दुखद स्थिति हो जाता है। तो साथियों 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, एक तरीका हम देखते हैं क्या करते हैं। तो क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ी संख्या क्या है, 38 है। तो 38 पहले लिखेंगे, उसमें से हम घटा देंगे 23 को, यानी कि 23 को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक और माइनस करना पड़ेगा। तब हम यहाँ क्या देखते हैं कि 38 जो है, 38 में हमको घटेगा मेरा 24 घटेगा, तो कितना बचता है, 14 बचेगा। तो इसका 14 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर क है। यानी कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं, 14 पूर्ण संख्या हैं, 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 27 का योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, प्लस का साइन, ये है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना, योज्य प्रतिलोम जो होता है, अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाता है, और अगर कोई ऋणात्मक है उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या प्लस में मान लीजिए 27 दिया हुआ है, तो इसमें कितना घटाया जाए ताकि 0 मेरा बचे। तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, 27 को घटा देंगे 27 में, तो 0 बच जाएगा मेरा। इसका मतलब अगर दो संख्याओं का अंतर अगर 0 हो तो उसमें एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम वो दोनों कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +27 है, इसका आंसर होगा -27, ऑप्शन नंबर 9 का क। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, 32 माइनस में है, माइनस फिर -40 ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या होगा इसका मान। आइए देखते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं -32 क्या है, मेरा ऋणात्मक है। ये देखिए मेरा -32 ऋणात्मक है, और एक माइनस है, और एक माइनस अंदर में भी दिया हुआ है 40, ठीक है। तो यहाँ पे -32 जो है मेरा ये रहेगा, और माइनस और माइनस गुना होकर हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक यानी कि माइनस इंटू माइनस साइन जब गुना होता है तो वो प्लस बन जाता है। अब हम देखते हैं साथियों क्या होगा। अब यहाँ पे एक है ऋणात्मक, दूसरा क्या है धनात्मक। ये देखिए 32 मेरा ऋणात्मक है और 40 मेरा धनात्मक है। तो ऋणात्मक मतलब माइनस वाला को कहते हैं, धनात्मक प्लस वाले को कहते हैं। जब भी ऋणात्मक और धनात्मक की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग को संख्याओं को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 में से 32 घट जाएगा, 8 बचेगा, और हम आंसर 8 मेरा देखते हैं कहाँ पे है, 8 है मेरा ग नंबर में, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। साथियों यहाँ पे हम देखते हैं अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या हम देखते हैं, सबसे पहले 369 ये अभाज्य है या नहीं, तो इसको हम सबसे पहले 3, 6, 9 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है।
3 6 और 9, कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 18 हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 3 6 18 कट गया। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। 57 19 दिया 57, 19 का पारा 3 बार में आता है, ये भी नहीं होगा। 47 ये हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। उसके बाद 21 ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से 21 चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? साथियों यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या मेरा शुरू कहाँ से होता है? 2 से शुरू होता है साथियों, 2, फिर होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर 11, फिर 13, ऐसे होता है ना। तो हम इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 4 और 12 के सार्वगुणनखंड निम्न में कौन है? देखिए सार्वगुणनखंड यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये सार्वगुणनखंड है ना। तो सार्वगुणनखंड क्या है? 4 और 12 यानी कि 4 का जो गुणनखंड है और 12 का जो गुणनखंड है, दोनों में जो कॉमन होगा यानी दोनों में जो मिलेगा, जो समान गुणनखंड होगा, वही कहलाएगा सार्वगुणनखंड। सार्व मतलब समान गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन है? आइए देखते हैं। 4 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 1 2 4 यानी 1 2 4, 4 का। और 12 का क्या क्या होगा? 1 से 12 जाएगा, 2 से 2 6 का 12, 3 चौका 12 और फिर 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब दोनों में मिलाते हैं, क्या क्या मिला? 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 मेरा कहाँ पे है? देखिए 1 2 4 मेरा 1 नंबर में है, इसका 1 नंबर सही जवाब होगा। इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6 और 14 का मौसा क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। 16 और 84 का मौसा क्या होगा, है ना। तो 16 मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 16 और 84 का मौसा यानी कि महत्तम। तो देखते हैं 16 से सबसे पहले अगर डिवाइड आपको आता है तो बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। 16 से 84 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 5 80 हमारा हो जाएगा, और 4 जब यहाँ आएगा ये, तो 16 को फिर यहाँ पे हमको ले आना है, और 4 चौक हम यहाँ पे 16 को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 आया लास्ट में, यही मेरा होगा महत्तम, यानी कि इसका ग नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 4 और 14 का लॉस क्या होगा? लॉस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि अब यहाँ का लघुत्तम पूछा जा रहा है। लघुत्तम आपको अगर आता है तो आप आराम से बना सकते हैं, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 और ये हमारा 14, इसको ले लेते हैं। 2 से सबसे पहले देंगे, 2 से दोनों जाना चाहिए, 1 हो जाएगा तो नहीं देना है। 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 3 14। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 7, तो 2 दूनी 4 से 28 मेरा कहाँ पे है? 2 दूनी 4, 4 से 28, 28 मेरा कहाँ पे? 1 नंबर। इसका सही जवाब 1 नंबर होगा। आगे क्यों देखेंगे, और ऐसे भी देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। 56 7, यहाँ पे 56 7 और 16 था, ये नहीं होगा, 28 ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में 11 से कौन विभाज्य है? 11 से कौन विभाज्य है, ये हमको बताना है आप लोगों को कि 11 से कौन विभाज्य है। 11 से विभाज्य इसका तरीका है, क्या करना है ना कि जो भी अंक है, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 11 से भाग देंगे, तो शेषफल होना चाहिए 0। देखते हैं, ऐसे 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 60 मतलब 6 5 कितना अंक होगा यहाँ पे? 6 5 और 1 0 है, ये आपका 11 हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 3 और 4 और 1, ये कितना हो रहा है? 8 हो जा रहा है ना, 8 हो जा रहा है। और अगला है 2 7 5, 2 7 9 और 5 14, इसमें आपका हो जा रहा है 2 7 5, ये हो जाएगा 14। तो 11 से जो है सो कम है, ये दोनों 8 और 14 11 से कम है, और आपका 1 नंबर में 11 आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों जो है सो विभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं विभाज्य करके हम भाग देकर देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो 6 यहाँ पे देखते हैं 11 है, और हम इसको डिवाइड करेंगे अभी 605 को, बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 11 5 55, ये मेरा 55 चला जाएगा,
बचेगा यहाँ पे मेरा कितना 5, ये कट गया और फिर 5, फिर 5 बार में 55 चला गया है ना, ये भी चला गया, ये सब चला गया। तो ये विभाज्य हो गया, ये भी विभाज्य है। दूसरा देखते हैं, 11 से हम देखते हैं 341 को, ठीक है। तो 11 तिया हमारा 33 होगा और 11 एकम 11 होगा, ये भी चला गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी विभाज्य हो गया। आगे देखते हैं 275, 11 से देखते हैं 275 को, 11 दूना 22, 5 यहाँ भी 5, 11 पचे 55। तो साथियों यहाँ भी हम देख रहे हैं मेरा ये भी चला गया। तो इस तरह से देखते हैं 11 से कौन कौन है, ये सभी, यानी कि ये सभी जवाब होगा घ नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 79 का रोमन संख्या में लिखना है, 79 को रोमन संख्या में लिखना है। तो साथियों अभी हम क्या बताए थे आपको, 79 जो है मेरा कैसे होता है, सबसे पहले 50 लिख सकते हैं, 50 में 20 को जोड़ेंगे 70 हुआ, 70 में 9 को जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। अब इसका हम लिखते हैं आपका रोमन संख्या में, तो L हो गया इसका 50 और ये मेरा 20 का डबल X हो जाएगा और 9 का होगा IX, ठीक है। अब ये देख लेते कहाँ पे है मेरा, तो ये मेरा है L डबल X IX कहाँ पे है, ख नंबर में है, तो इसका सही जवाब ख नंबर होगा। कितना आसानी से आप समझ गए होंगे, है ना। 50, 20, 70 और 9 79, तो 50 का L, 20 का डबल X, 9 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, XL IX का हिंदू अरेबिक संख्या में लिखना है। देखते हैं XL IX का हिंदू अरेबिक संख्या क्या होगा। तो XL, L के पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है 50, उसके पहले हमारा X है, तो 50 में 10 कम हो जाएगा। देखिए X को घटाया जाता है 50 में, 100 में ये घटाते हैं X को, तो L में X पीछे मतलब घट गया 10, तो कितना बचा 40, और ये IX मतलब 9, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 40 और 9 कितना हो गया 49 हो गया। तो 49 कहाँ पे देखते हैं, ख नंबर में। कितना आसानी से समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसमें योग का क्रम विनिमय गुण का पता चलता है। देखिए दोस्तों, क्रम विनिमय क्या होता है ना, क्रम विनिमय मीन्स क्रम को चेंज कर देना है, मतलब यहाँ पे क्रम को चेंज किया गया और योग मतलब जोड़ का चिन्ह होना चाहिए प्लस का। तो देखते हैं किसमें है, तो यहाँ देखते हैं मेरा क नंबर में है 7 + 3 और 3 + 7। देखिए 7 और 3 और यहाँ पे पहले 3 फिर 7 लिखा है ना। तो क्या किया, क्रम को उल्टा दिया, तो क्रम विनिमय गुण हो गया, योग का योग। अगर यहाँ गुणनफल रहता, गुना का क्रम विनिमय गुण, तो ये वाला हो जाता ख नंबर, बट यहाँ पे क्या है, योग है, इसका आंसर होगा क नंबर, ना कि ख नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से 56 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल शून्य होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 56 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल शून्य होगा। देखते हैं, शून्य होना चाहिए। तो 56 मान लीजिए कोई आपका संख्या है, ठीक है। अब 56 को अगर हम 1 से करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो 0 से गुना करने पर हमको क्या होगा, 56 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे होगा आंसर क। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, अभी हम पिछले बार उधर पीछे सवाल में क्या बताया था, योज्य तत्समक, यानी कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी किसी भी संख्या को गुना करेंगे, किस संख्या से गुना करेंगे कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो मेरा क्या होगा देखते हैं। अगर मान लीजिए हम 6 लेते हैं और 6 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 6 होता है, और 6 को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 6 का 6 रह गया, इसलिए मेरे यहाँ पे आंसर होगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर, 22 नंबर में देख लेते हैं 36 - 6 प्लस माइनस ब्रैकेट में प्लस 30 का मान क्या होगा, क 60, ख 0, ग 72 और घ 12। देखते हैं, इसको बना के देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा ना। तो इसको बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए बनाता हूँ, ये अपा हुआ 36 हुआ, है ना। और ये देखिए अभी हम क्या बताए थे, माइनस, और ये पहले सवाल को लिख लेते हैं, -6 और आपका यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। अब बनाते हैं इसको हम अभी।
तो 36 आपका ये हो गया। अब माइनस और माइनस आपको क्या बताएं, प्लस हो जाएगा, और फिर एक 30 पहले से प्लस है मेरा, है ना। तो सभी धनात्मक हो गए, 36 धनात्मक, 6 धनात्मक और 30 भी धनात्मक। तो सभी धनात्मक है, सभी को जोड़ देते हैं। 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 और 30 72, कितना हो जाएगा टोटल 72 हो जाएगा। 72 मेरा ग नंबर में है। सही जवाब क्या होगा, ग होगा। आगे बढ़ते हैं। 23, वह कौन सी संख्या है जो न धनात्मक है और न ऋणात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, मतलब वो प्लस में भी नहीं आएगा और माइनस वाला में भी नहीं आएगा। तो देखते हैं, हम इसको समझाते हैं संख्या रेखा खींच के। ये देखिए संख्या रेखा है, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3, इधर भी जाएगा आगे, इधर भी जाएगा आगे, है ना। ये कॉमा कॉमा दे देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1 2 3 ये सभी धनात्मक कहलाएंगे, और जो इधर जो माइनस वाला ये सभी ऋणात्मक कहलाते हैं। तो 0 जो है बीच वाला, ये जो हमारा 0 है, ये जो 0 है यही मेरा कहलाएगा। ये ना तो धनात्मक कहलाएगा और ना ऋणात्मक कहलाएगा। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा, 23 का होगा, ख नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 का देखते हैं। कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाज्य है। देखिए 5 और 10 दोनों से विभाज्य, विभाज्य मतलब कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से भाग लग सकता है ना। तो इसमें देखते हैं 35। देखिए 35 जो है 5 से चला जाएगा, 5 से 35, लेकिन 10 से नहीं जाएगा। 60 5 से चला जाएगा और 10 से भी जाएगा। 75 को देखते हैं 5 से जाएगा लेकिन 10 से नहीं जाएगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक जो है वो 5 रहेगा, वो 5 से पक्का जाता है। और जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा वो हमारा 10 से जाता है। तो 10 से 5 से तो 5 रहेगा जेबे करेगा, और 0 रहेगा तो भी 5 से जाएगा। अगर 0 रहेगा इकाई अंक यदि 0 रहेगा तो भी हमारा क्या होगा, 5 से जाएगा, और 5 रहेगा तो 5 से जेबे करेगा, है ना। लेकिन 10 से तब जाएगा जब 0 सिर्फ रहेगा, 5 रहेगा तो 10 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 10 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो वो मेरा क्या होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ख होगा, क्योंकि 5 0 रहने पे देखिए 5 से जा ही रहा है, और 0 है तो 10 से भी जा रहा है। लेकिन ये 35 और ये जो 75 है ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 से तो जाएगा मगर 10 से नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, 0/0 का मान क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। एक बात मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 है, बटे में यदि 0 लिखते हैं, है ना, तो क्या होगा। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपका 0 है और 0 के बटा में 1 लिखते हैं, तो क्या होगा ये आपको मैं बताता हूँ। 0/1 मतलब 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो भी 0 होगा। उसी तरह से 0 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो भी 0 होगा, और यदि 0 को हम 5 से भाग देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1/0 है, मतलब कोई भी संख्या का नीचे यदि 0 आ जाए तो वो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने पता नहीं किया है कि किसी भी संख्या समथिंग कोई भी रहेगा उसके नीचे 0 आने पे क्या होता है। ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है ना। तो यहाँ 0/0 ये भी अपरिभाषित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर सही जवाब, परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों आज का इतना ही सवाल था, और ये सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, या फिर कोई अन्य कंपटीशन का एग्जाम हो। तो साथियों कैसा लगा होगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप हमारे सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।